होगा। क्यों? प्रेम जीवन का मसाला होता है। दोनों एक हो गए। अगर जीवन में प्रेम ना हो तो जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता, और प्रेम जीवन का अस्तित्व था। प्रेम और जीवन का मसाला एक में विलीन हो गए, एक बात हो जाती हैं, इसलिए हमारा मेटाफर होगा। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, आप लोग बढ़िया रिस्पांस दे रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। अब हम चलते हैं पोइट्री के पहले पार्ट पर। आप बेटा कभी मत घबराना, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। जो 21 नंबर पोइट्री है, लिखने का आइडिया इतना अच्छा बता दूंगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग 21 में तो 18 नंबर ला देंगे ही। 3 नंबर एन के प्रकार राइटिंग स्किल जो भी होता है, राइटिंग स्किल का ऐसे महत्व होता है। यह लिटरेचर है, साहित्यिक विषय है, गौर कीजिएगा। लिखने का भाव अच्छा होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वह आपका अच्छा होना चाहिए। आज हम स्टैंजा को पढ़ाते हुए एक्सप्लेन भी कराते चलेंगे, कोई दिक्कत? हम सोच रहे हैं कि एक स्टैंजा जैसे खत्म हो उसका एक्सप्लेन भी साथ साथ चलता रहे, ताकि आपको हर बात याद होगा, मीनिंग भी आपके सामने रहेगी, समझने का भाव भी आप समझ लेंगे। अगर हम इसको पढ़ाकर कराते एक्सप्लेन तो पहला स्टैंजा क्या होता? भूली बिसरी बात हो जाती। ठीक रहेगा ना? ठीक। पहला पार्ट क्या पढ़ा है? द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ये आप जान गए हैं कि 26 स्टैंजा पढ़ना है। आराम से चलिए, अगर हम एक दिन में एक स्टैंजा क्लियर करें तो 26 दिन में 26 तक खत्म, पोएट्री खत्म। बेटा पहला स्टैंजा था, बता दिए हैं कि इसके कंपोजर कौन है, रचनाकार कौन है। बहुत बढ़िया, यह पकड़ते रहिएगा, आप जानते रहिएगा। जैसे फिगर ऑफ स्पीच में आप हर एक फिगर ऑफ स्पीच को जाने, ऐसे ही पहले अपने अंगुलियों में जान लीजिए कितने पार्ट आपको पढ़ना है गिनकर। पहला पार्ट कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन। दूसरा पार्ट द ट्रू ब्यूटी, कंपोज्ड बाय थॉमस कैर्यू। तीसरा पार्ट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। चौथा पार्ट ए लैमेंट, कंपोज्ड बाय पीवी सेले। पांचवा पार्ट फ्रॉम द पासिंग आर्थर, कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। छठा पार्ट माई हिवेन, कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और एट लास्ट फाइनल जो पार्ट 7 पार्ट है, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, कंपोज्ड बाय द सेंट पोएट स्वामी विवेकानंद। ये आप लोग आत्मसात करते रहिए। 7 पार्ट 26 स्टैंजा क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम फास्ट लिखेंगे क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इसी पर सब कुछ समझा दें। गौर कीजिएगा, पहला स्टैंजा क्या था? हाउ हैप्पी, छोटा हम ज्ञान से लिख रहे हैं, जूम करके देखिएगा आप लोग। हाउ हैप्पी इज ही बार आर टाट। क्लियर? हाउ हैप्पी इज ही बार आर टाट दैट सर्वथ not another's will. Clear? Whose armor his
is his honest thought and simple truth, his utmost स्किल। मीनिंग क्लियर है? सब कुछ बात हो गई। कल की बात फिर हम बता दें क्या इसका मतलब हुआ। इसमें कवि सर हेनरी वाटन एक प्रसन्न व्यक्ति, एक सुखी व्यक्ति के गुणों का वर्णन किए हुए हैं कि एक सुखी व्यक्ति के अंदर ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं जिससे वो अपने जीवन को सुखी बनाता है, जिससे उसका जीवन जो है सभी प्रकार की नकारात्मकता से परे रहता है, वो अपने आप को सहज महसूस करता है, अपने जीवन को थोड़ा सा राहत भरा फील करता है। इसमें यही बताया है कि वह व्यक्ति कितना खुश होता है जिसका जन्म या जिसकी शिक्षा दूसरों के अधीन रहने के लिए नहीं होती है, और उस व्यक्ति का सबसे बड़ा कवच उसकी ईमानदारी होती है। ईमानदारी भरे जो व्यवहार होते हैं, ईमानदारी भरे जो सोच होते हैं, उसका सबसे बड़ा क्या होता है? कवच होता है। और साधारण सत्य ही जो उसका सबसे बड़ा गुण होता है, इसके सिवा उसके पास कोई गुण न होता है। ही नीड्स नो अदर टैलेंट। अब ये पूरी कहानी बता दी गई, पूरी बात बता दी गई। अब हम आते हैं रिफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कमेंट, क्योंकि मैं कमेंट कर रहा हूँ, आप भी कमेंट करेंगे। अगर आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़े हैं तो, अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ रही है तो, क्यों? क्योंकि आपने गेस कर लिया हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। ये तो फिगर ऑफ स्पीच हैं सर, तो इसके बारे में प्रकाश डाले थे। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? मेटाफर। आइए आप यहाँ से हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं रिफरेंस। आप नोट कीजिएगा, यह आपका नोट्स है। रिफरेंस, इसे हम हिंदी में कहते हैं संदर्भ। क्या कहते हैं? संदर्भ। क्या कहते हैं? संदर्भ। जैसे हिंदी में आता है ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पर भी ससंदर्भ सहित व्याख्या मैं कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान दिए, या परीक्षा में आपके पेपर पे क्या रहेगा? नोट रहेगा। मैं भी इसको ध्यान में रखकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में लिखकर एक्सप्लेन करूँगा, सही रहेगा। पहला रेफरेंस तो आप लिख सकते हैं क्या कि दिस लाइन्स बताई दिए हैं या बताए हैं दिस स्टैंजा, यह भी लिख सकते हो। चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम character of a happy life. This stanza has been taken from the poem Character of a Happy Life, composed by Sir हेनरी। स्पेलिंग सही होना चाहिए। आप कितना बड़ा स्पीकर क्यों ना हो, आपका मूल्यांकन एग्जामिनर आपके लिखने के भाव को देखकर करता है। तो राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, लिखने का भाव होना चाहिए, कहाँ कामा, कहाँ डबल मेड कामा, पंक्चुएशन पर ध्यान होना चाहिए। ध्यान देना। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, composed by
सर हेनरी वाटन। क्लियर है? या आप इसे लिख सकते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन। इसका अगर हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? यह पद्यांश कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। इतना तो समझे? और क्या समझे? सर हेनरी वाटन द्वारा। अब उसको हम सीक्वेंस से बोल रहे हैं। यह पद्यांश सर हेनरी वाटन द्वारा रचित, पास्ट पार्टिसिपल है, ए लेटर वाज रिटेन पासिव वॉइस में, ठीक। यह पद्यांश सर हेनरी वाटन द्वारा रचित कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से लिया गया है। क्लियर है? वो भी मैं लिख दूं? नहीं ना, कि लिख दूं? बताइएगा। यह दिस माने यह, स्टैंजा माने पद्यांश, हैज बीन टेकन पैसिव वॉइस में है, लिया गया है, फ्रॉम माने से, पोएम माने कविता, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, रचना किसके द्वारा? कंपोजिंग की गई है, रचना की गई है पैसिव वॉइस में, कंपोज बाय सर हेनरी वाटन। सर हेनरी वाटन द्वारा रचित कविता कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, सॉरी यह पद्यांश यहाँ से जाएंगे, सर हेनरी वाटन द्वारा रचित कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से लिया गया है। आप हमसे प्रश्न पूछेंगे सर इसको आप क्यों लिखे? हमारे सामने हम भी तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमारे सामने भी तो बात होनी चाहिए। जैसे आप लोग अगर एक्सप्लेन करते हैं तो पेपर में अंकित रहता है, तो उसको ध्यान में रखकर आप कन्वर्ट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। हम भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। आइए, कंटेक्स्ट, अगला जो हेडिंग क्या होगा? कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मीन्स क्या होता है? प्रसंग। कंटेक्स्ट मीन्स क्या होता है? प्रसंग। कंटेक्स्ट मीन्स प्रसंग। ध्यान दीजिएगा। अब लिखने का भाव अपना लीजिए। मैं यहाँ पर लिखने का आइडिया बता रहा हूँ ताकि आप एक आइडिया अपना लीजिए, उसका फॉलो करते रहिए। जैसे आप लोगों ने आइडिया अपना लिया, दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन या दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, आप इसको यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं। हम लिखने का भाव ही बता रहे हैं। दिज लाइन्स हैव बीन, सब बातें जो का क्यों। क्लियर है ना? अब ध्यान देना, अब हम थोड़ा सा गौर करेंगे। पहला काम होगा तो सर जी हम समझ गए कि कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ से लिया गया है। हम तो यह भी जानते हैं कि इसके कवि सर हेनरी वाटन है। आप लोगों को बंटवा भी दिए हैं कि 7 पार्ट है, 7 कवियों का नाम ही बोल दिए, यही पर ध्यान देना है। 7 पार्ट का ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने के बाद आप समझ गए नहीं, ट्रू ब्यूटी नहीं है, अनबाइनेस नहीं है, द स्कॉलर नहीं है, द सॉन्ग ऑफ द फ्री नहीं है, माय ह्यूमन नहीं है, तो क्या बचा? एलिमेंट नहीं है। क्या बचा? ऐसा हम पढ़े, ऐसा पढ़े हूँ। यस, याद आया। यह पार्ट हमारा पहला पार्ट क्या तो है, क्या तो है। मन में डाउट होगा ना, मन में होगा ना ये सस्पेंस। ये पहला पार्ट कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से क्या है? लिया गया है। आगे देखिए प्रसंग कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में या दिए गए पद्यांश में, ध्यान दीजिएगा, दिए गए पद्यांश में, क्लियर? दिए गए पद्यांश में, बराबर लिखना, बराबर लिखना, बराबर। दिए गए पद्यांश में, ठीक, क्या बातें हो रही हैं? ओ नो, दिए गए पद्यांश में कवि एक हैप्पी मैन की विशेषताओं के बारे में वर्णन किए हुए हैं। क्लियर है? यानी दिए गए पद्यांश में कवि सुखी माने हैप्पी,
दिए गए पद्यांश में कभी सुखी व्यक्ति के अनिवार्य गुणों को बताते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, दिए गए पद्यांश में कभी सुखी व्यक्ति के अनिवार्य गुणों को बताते हैं। कहानी सब खत्म हो गई। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का 6 स्टैंजा होगा। 6 स्टैंजा में यही कंटेक्स्ट चलता रहेगा। थोड़ा सा हम आइडिया जोड़ेंगे, कंटिन्यूइंग, लगातार लगातार। पहले स्टैंजा में गुण का निहितार्थ है, सेकेंड स्टैंजा में वही गुण उसमें दिखाया गया है, थर्डों में उनके गुणों के बारे में प्रकाश डाला गया। थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए। इसको हम इतना विश्वास के साथ कर रहे हैं कि केवल हमारा फॉलो करते रहिए, हमारा कोऑपरेट कीजिए। 21 नंबर में 18 नंबर मैक्सिमम आप ले लेंगे, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है। आइए अब इसका अर्थ कन्वर्ट कर लें। दिए गए पद्यांश में, मैं कंटेक्स्ट बोल रहा हूं, इन द गिवेन, देखो स्टैंजा भी होता है, पैसेज भी होता है। यहाँ पर आप क्या लिखे हैं? स्टैंजा लिखिएगा। यहाँ पे क्या लिखे हैं? पैसेज लिखिएगा। यहाँ क्या लिखे हैं? लाइन लिखिएगा। नोट दिस लाइन्स है गिवेन लाइन्स, पैसेज लिखे हैं गिवेन पैसेज, स्टैंजा लिखे हैं इन द गिवेन स्टैंजा। क्लियर है? बातें क्लियर है? आप अगर दिस लाइन्स लिख रहे हैं तो यहाँ पर लाइन्स होना चाहिए, पैसेज लिख रहे हैं यहाँ पैसेज होना चाहिए, क्योंकि पद्यांश है ना, लाइन्स बद्ध है। तो इन द गिवेन स्टैंजा या पैसेज, ध्यान दीजिएगा, इन द गिवेन पैसेज। आप मामला आप लोगों के सामने किसकी आएगी? मीनिंग की। इसमें क्या कोई डिफिकल्ट मीनिंग है? मीनिंग है डिफिकल्ट? अनिवार्य किस माने होता है? किस माने होता है? कंपल्सरी माने अनिवार्य होता है, एसेंशियल माने अनिवार्य होता है, आपकी मर्जी। कंपल्सरी COMPULSORY, एसेंशियल भी होता है ESSENTIAL। थोड़ा इसका अनुवाद कीजिए तो हम पूरा डिफिकल्ट मीनिंग लिख दे रहे हैं। एसेंशियल और क्वालिटीज QUALITIES। थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए, हमारे साथ चलते रहिए। ये तो लाइन हो गया इसका। इन द गिवेन स्टैंजा या पैसेज, इन द गिवेन पैसेज द पोएट, कवि कोई पार्टिकुलर होंगे, कोई विशेष कवि हैं। कवि कौन है? सर हेनरी वाटन। द पोएट बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है दिया होता है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वाक्य कैसा है? वाक्य अफर्मेटिव है। वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव है। कर्ता सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर है। जाहिर तौर पर मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस लगेगा। क्लियर? तो यहाँ बताना होता है पॉइंट आउट, जिसे हम कहते हैं पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को बताइए भैया। फिगर ऑफ स्पीच को बताने के लिए पॉइंट आउट कहा जाता है। तो इन द गिवेन स्टैंजा द पोएट पॉइंट्स आउट, यस लगा दिए, पॉइंट्स आउट। अच्छा, यानी साथ चलिए, कवि बताते हैं, कवि बताते हैं, कवि बताते हैं। कवि क्या बताते हैं? अनिवार्य गुण बताते हैं। किसके बताते हैं? सुखी। द पोएट पॉइंट्स आउट द एसेंशियल या कंपल्सरी, ESSENTIAL, एसेंशियल। द पोएट पॉइंट्स आउट द एसेंशियल क्वालिटीज, बहुवचन, क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन।
कॉन्सेप्ट क्लियर है, लिखने का तरीका मालूम हो गया, अंग्रेजी बना सकते हैं। थोड़ा फीडबैक दीजिएगा। इन द गिवेन स्टैंजा या इन द गिवेन पैसेज द पोएट पॉइंट्स आउट द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन। बस क्लियर है। अब ध्यान देना बेटा, नोट करते रहिए इसको। अब हम चल रहे एक्सप्लेनेशन पर। किस पर? एक्सप्लेनेशन पर। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन पर हम चल रहे हैं, गौर कीजिएगा। हो गया? अब ये पूरी बात किसके द्वारा पिक्चराइज की गई है? कवि के अनुसार। ये बात कौन कर रहा है? कवि जी कर रहे हैं। आइए, कवि के अनुसार, कवि के अनुसार आइडिया हम बता देंगे, बराबर लिखना। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू। यह हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन है। पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन, सिंपल, कंपाउंड फ्रेज, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो यह हमारा प्रीपोजिशन है। अकॉर्डिंग टू, इन एडिशन टू, इन स्पाइट ऑफ, इन केस ऑफ, ने, ड्यू टू, बाय डिंट ऑफ, ये सभी हमारे जो है प्रीपोजिशन में आते रहते हैं। कवि के अनुसार, कामा, जिस, ध्यान दीजिएगा, कवि के अनुसार जिस मनुष्य को हम जोड़ रहे हैं, क्या? जिस मनुष्य को, अनदर स्वीन, ये तुम ध्यान में रकम बोल रहे हैं। कवि के अनुसार जिस मनुष्य को दूसरों की इच्छानुसार, और कीजिएगा, कवि के